Sir, why don't you fight elections? Why don't you join politics? नहीं, वो मेरा क्षेत्र नहीं, ऐसा मैं मानता हूँ। मैं पहले ही कहा कि मैं खुद एक पॉलिटिकल घर का व्यक्ति हूँ। मेरे पिताजी जनपद यानी पुरानी जिला परिषद थी, उसके उपाध्यक्ष रह चुके हैं, कुछ ही समय रहे। मेरे पिताजी के चाचा एमपी रहे, जिनके खिलाफ मैंने पोस्टर्स लगाए थे। इतना ही नहीं तो मेरे पिताजी की बहन एक जो मंत्री रह चुकी हैं, उनके खिलाफ मैंने पोस्टर्स लगाए थे। मेरे घर के काफ़ी लोग हमेशा पॉलिटिक्स में रहे हैं, बड़े बड़े पदों पर रहे हैं। और मैं जब अच्छा बोलने लग गया और इस ढंग से लोग मेरे पीछे आगे पीछे इकट्ठा होने लग गए, तो उनका बहुत आग्रह था कि मैंने पॉलिटिक्स में आना चाहिए। लेकिन जब मैंने जनता पार्टी के पॉलिटिक्स की लड़ाई की, मैंने 3 इलेक्शन लड़े हैं, यानी खुद नहीं लड़ा है, मैं खड़ा नहीं रहा, लेकिन प्रचार किया है बड़े पैमाने पर। लोकसभा का 1977, 78 का, विधानसभा का, और उसके बाद में नगर परिषदों का। तब मैंने बहुत नज़दीक से ये जो देखा, तो मेरे जीवन में मैंने एक तय किया था कि मैं कभी झूठ बोलूँगा नहीं, कभी अपने मूल्यों के साथ मैं एडजस्टमेंट करूँगा नहीं, और उसके लिए मैंने पूरे लाइफ में जो भी कीमत देनी है वो देते आया। तो मेरे ध्यान में आया कि अगर आपको चुन के आना है तो आप हमेशा सत्य नहीं बोल सकते हो, आप इस ढंग से एडजस्टमेंट नहीं कर सकते हो। और तभी मैंने तय किया था कि मैं कभी एक्टिव पॉलिटिक्स में, यानी जिसको चुनाव को पॉलिटिक्स कहते हैं, उसमें नहीं जाऊंगा। और अभी उसके बारे में सोचने का मतलब हो गया कि मैंने अपने जीवन के 45-50 साल गंवा दिए हैं। तब मैंने शुरू करना चाहिए था 78 में। अभी मैंने शुरू करना, यानी पूरी की पूरी बस छूटने के बाद में आप उसको पकड़ने की कोशिश करना, इससे बड़ी मूर्खता क्या होगी। उससे अच्छा सरकार बदले, ऐसी सरकार लाए जो कॉन्स्टिट्यूशन का सम्मान करे, कॉन्स्टिट्यूशन के मूल्य अमल में लाने की कोशिश करे। इसलिए ताकत लगाकर पूरी तरह से ये जो भ्रष्ट सरकार है, सही माने में अनकॉन्स्टिट्यूशनल सरकार है, इतनी नीचे गिरने वाली पॉलिटिक्स करने वाली सरकार है, इन सरकार के लोगों को सही माने में इनको हकाल कर वहाँ पर अच्छी सरकार लाने का प्रयास करना, ये कर्तव्य मानता हूँ। और उस दिशा में हम सभी सामाजिक क्षेत्र के लोग भिड़े हुए। Sir, my last question. Now all these boys, they're young journalists. It's been quite a risk writing what you think is right, and a lot of journalists who are watching us. सर, ये इंस्पिरेशन जो है आपका और ये जो कमिटमेंट है आपका, आपने आपका ज़िंदगी रिस्क किया है, पर फिर भी आपको जो सही लगा वो आपने किया। ये इंस्पिरेशन आपको कहाँ से आया, एंड व्हाट इज़ योर एडवाइस टू यंग जर्नलिस्ट? नहीं, मेरे ज़माने में मेरे लिए मेरी सबसे बड़ी बात ये होगी कि मैंने बहुत बड़े आदमी बहुत नज़दीक से देखे हैं। विनोबा जी के साथ में मैं पला बड़ा हूँ। विनोबा जी का जो काम है, 13 साल तक वो पैदल घूमे पूरे देश में, और 50 लाख एकड़ से ज़्यादा जमीन उन्होंने भूदान में इकट्ठा की। जयप्रकाश नारायण का मैंने काम बहुत नज़दीक से देखा है, उनके संगठन का मैं हिस्सा रहा हूँ। महात्मा गांधी को मैंने देखा नहीं, लेकिन बहुत अच्छे ढंग से समझा हूँ, मैं वर्धा का ही हूँ। तो इतने बड़े बड़े लोगों को मैंने बहुत नज़दीक से समझा है, देखा है। मेरे मन में जब भी कोई निराशा आती है तो मैं पहली बार याद करता हूँ वो सावित्रीबाई फुले जी को याद करता हूँ। एक बहुत अमीर आदमी जिसकी संपत्ति उस दिनों में, ज्योतिबा फुले जी की टाटा इतनी थी, उनकी बीवी रोज बच्चियां पढ़ाने के लिए स्कूल में जाते थे। जाते वक्त उसको पुणे के गलियों से जब गुजरती थे तो लोग उसको उल्टा कहते थे, वेश्या कहते थे, क्या क्या गालियां देते थे, उस पर कचरा फेंकते थे। वो जाने के बाद में अपना पातड़ यानी साड़ी बदलती थी, नई साड़ी पहनती थी जो अपने एक बैग में लेकर आई है, और फिर बच्चियों को पढ़ाती थी। अब इतने अमीर घर की एक बीवी अगर इस ढंग से वो काम नहीं करती तो आज मेरी माँ 93 ईयर्स की है, वो पढ़ी लिखी होती, मैं पढ़ता। अगर महात्मा गांधी जैसा व्यक्ति, मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको जब भी निराशा आए तो महात्मा गांधी ने अफ्रीका में जो काम किया है वो आप समझ लें। उस पर एक बहुत सुंदर किताब है जो इजीली अवेलेबल है अमेजोन पर, पहला गिरमेटिया कर। वो पढ़ते पढ़ते समझ में नहीं आता आदमी क्यों कर रहा था, बार बार मार खा रहा था, मर रहा था, फिर भी कर रहा था, कोई सक्सेस नहीं थी। कम से कम गांधी जी का पूरा भारत का जो जीवन है 1915 से लेकर तो मरने तक का एक बहुत सक्सेसफुल जीवन है। लेकिन अफ्रीका का जीवन उनका पूरा हम देखेंगे तो ये आदमी की प्रेरणा क्या थी। तो मैं सोचता हूँ अगर महात्मा गांधी नहीं होते, नेहरू जैसे और अपने बाबा साहब आम्बेडकर जैसे लोग नहीं होते तो मैं क्या होता। मैं हमेशा कहता हूँ एक बात जाहिर तरीके से बोलते वक्त कि मैं अपने आप को श्याम मानव कहता हूँ और इंसान कहता हूँ। मैं श्याम मानव एक इंसान आपके सामने बोल रहा हूँ
क्योंकि मुझे ये अधिकार किसने दिया है? इस भारतवर्ष में 2500 साल बाद पहले बार ये अधिकार मुझे मेरे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है, इंसान कहने का, इंसान कर कर जीने का। अगर मैं परंपरा के आधार पर बात करूंगा तो मुझे कहना पड़ेगा, क्योंकि मैं एक खेतिहर का लड़का हूं, तो मुझे कहना पड़ेगा कि ये श्याम मानव नाम का एक शूद्र मैं आपके सामने बोल रहा हूं। ये मेरी इस समाज की हैसियत रही है आज तक की। ये इंसान बनाने के लिए इन लोगों ने इतने प्रयास किए, इसलिए मैं आज इंसान कर कर जी रहा हूं। अगर मैं परंपरागत तरीके से ही जीना पड़ता मुझे, तो मैं ज़्यादा ज़्यादा खेती करता। और आजकल खेती की अवस्था ऐसी है कि जो पुराती नहीं है, बहुत घाटे में चली जाती है, कर्जों में डूब जाती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा मैंने यवतमाल जिले का मेरी खेती है वहाँ का तो रिकॉर्ड है कि कर्ज में डूबने के बाद में लोग आत्महत्याएं करते हैं। शायद मैं आत्महत्या कर कर मुक्त हो जाता। आज मुझे जो अवसर दिया है इन लोगों ने, महात्मा गांधी हो, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर हो, उन्होंने जो मुझे अवसर दिया है, तो मेरा भी कुछ कर्तव्य है आगे की पीढ़ी के लिए काम करने का। और इसलिए इन लोगों को देखने के बाद में मुझे ऐसा लगता है कि मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। इन लोगों ने किया है, इसलिए तो मुझे आवाज़ मिली है, नहीं तो मुझे आवाज़ ही नहीं मिलती। Stay ahead with our cutting-edge news app. Instantly access the latest shorts in just 1 minute and breaking news in just 50 words. Download now for a smarter, faster news experience.